Hello girls, in third parts of free trade versus protection, we will continue with the different method of protection. In the last two videos we discuss about the what is free trade's arguments in favor and against of free trade, and similarly what is policy of protection, what are the different arguments given in favor and against protection policy. Now we will discuss about what are the various methods adopted adopted by different economists and governments to implement policy of protection. तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन की पॉलिसी को करने के लिए कौन कौन से दो मेथड अडोप्ट किए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है टैरिफ बैरियर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। पहले तो आप इसमें अंतर समझ लें। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि जब सीधा सीधा आयात पर शुल्क लगा दिया जाता है कि आप कोई सामान लेकर आ रहे हैं, विदेशों से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैरिफ बैरियर हो गया है। और वो टैक्स लगाने से क्या होता है कि उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो टैरिफ किस प्रकार से कीमतों को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से जो राष्ट्र इन बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स को लगाता है, तो कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ता है, विदेशी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है और सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक तो हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इफेक्ट, हाउ द टैरिफ वर्क्स इन एन इकोनॉमी, द इम्पोजर इकोनॉमी हु अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, जो संरक्षण की नीति को अपनाती है और जब वो टैरिफ या शुल्क, सीमा शुल्क संबंधी उपाय अपनाती है, तो किस प्रकार से उपभोक्ताओं पर, सरकार पर और विदेशी जो निर्यातक हैं उन पर किस प्रकार से असर पड़ता है। दूसरा होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या होता है कि इसके अंदर टैक्स नहीं लगाया जाता, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इसके दौरान क्या किया जाता है, अदर मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। टैरिफ को छोड़कर दूसरे मेथड्स लाइक कोटा सिस्टम कर दिया, लिमिट कर दी कि आप इतनी ही वस्तुओं का निर्यात कर पाएंगे, या सरकार कह दे कि हम इस वस्तु का निर्यात नहीं करेंगे, या सरकार कहे कि निजी निर्यातकों को नहीं करना, ये आयात या निर्यात सरकार स्वयं करेगी। तो इस प्रकार की नीतियाँ होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई देती, लेकिन वो आयात संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे कि जो टैरिफ बैरियर्स है, हाउ इट वर्क्स, ये किस प्रकार से काम करता है। तो ये डायग्राम जो यहाँ पर आपकी बुक में बनाया गया है, इसको मैं कॉपी में बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें क्या है कि जिस तरीके से आप डिमांड और सप्लाई कर्व्स बनाते हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई कर्व्स हैं। आप जानते हैं डिमांड कर्व किसी भी वस्तु के लिए लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, सप्लाई कर्व लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप होता है। एक्स एक्सिस पर हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस लेंगे और वाई एक्सिस पर क्वांटिटी। लाइक डिमांड कर्व हम जिस तरीके से ड्रा करते हैं उसी तरीके से हमने इसको ड्रा किया है। अब एक स्थिति है कि जब आपके इंपोर्ट्स जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उस पर जब कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा, जब कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमतें जो है, उस वस्तु की कीमतें PW है विदाउट एनी टैरिफ। जब उस पर टैरिफ नहीं लगाया जा रहा तो आपकी जो डिमांड है, कमोडिटी की डिमांड, PW प्राइस पर जो कमोडिटी की डोमेस्टिक डिमांड है, ये डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई को दिखा रही हैं। जो राष्ट्र है, जैसे भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत की घरेलू मांग कैसी है और उस वस्तु की, जिस वस्तु का हम आयात कर रहे हैं, उस वस्तु की बाज़ार के अंदर घरेलू सप्लाई कैसी है, क्योंकि कुछ उत्पादक घरेलू भी होते हैं। तो जब प्राइस उस वस्तु का, जब हम आयात पर कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे, तो PW प्राइस है और इस प्राइस पर जो कमोडिटी की डिमांड है वो कितनी है, Q1 है। और जो घरेलू उत्पादक है वो इस इतनी कम कीमत पर कितनी वस्तु सप्लाई कर पा रहे हैं, वो Q0 वस्तु जो है सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट टैरिफ लगा लेती है, शुल्क लगा दे दिया।
शुल्क जब गवर्नमेंट ने लगा दिया तो उसका जो प्राइस है आफ्टर पुटिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी टैरिफ बैरियर्स, पीडी उसका प्राइस हो जाता है। पीडी जब उसका प्राइस हो जाता है तो डिमांड घट जाएगी, ओबियसली प्राइस बढ़ गया है। ये जो अमाउंट है ये क्या है, टैक्स के बराबर अमाउंट लगा दिया गया है, उस वस्तु के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है तो डिमांड कर को ये कहाँ पर कट कर रही है, वो इस पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट पर कट कर रही है तो यानी कि डिमांड कितनी हो गई, प्राइस बढ़ गया है, तो ओबियसली उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो Q1 से घटकर कितनी हो गई, Q2 होगी। ये डिमांड में क्या हो गया, ये माइनस हो गई, घट गई है जब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। घरेलू जो सप्लायर हैं वो उनके लिए क्या होगा, अब क्योंकि बाज़ार के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं तो कीमतें बढ़ने के साथ वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि अब विदेशी जो वस्तु आ रही है उसकी कीमत भी कितनी हो गई है, टैक्स लगा दिया है, कस्टम ड्यूटी लगा दी है, तो पीडब्ल्यू से बढ़कर पीडी हो गई है। तो बाज़ार के अंदर उस वस्तु की कीमत जब पीडी हो गई है तो हमारे कुछ निर्यातकों को जो है ना, घरेलू निर्यातक जो है उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं और घरेलू सप्लाई बाज़ार के अंदर उस वस्तु की Q0 से बढ़कर Q3 हो जाती है। आप जानते हैं कीमतें बढ़ने से हमेशा सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये तो स्थिति पड़ी कि आपकी सप्लाई जो हो गई वो क्या हो गई, डोमेस्टिक सप्लाई प्लस हो गई है, डोमेस्टिक डिमांड उस वस्तु की घट गई है, तो बेनिफिट हो गया। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ, डिमांड घटने से उस वस्तु की आवक कम हो गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ा है। क्यों, क्योंकि अब हमें उसकी पेमेंट विदेशों के अंदर कम करनी पड़ेगी, डिमांड घट गई है और हमारी जो घरेलू सप्लाई है वो बढ़ गई है। लेकिन क्या इस टैरिफ के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, नहीं, इसका नुकसान भी होता है कि जो घरेलू कंज्यूमर है पहले उसको PW कीमत पर जब उसको सप्लाई सामान मिल रहा था, अब क्या हो गया, उसे PD अमाउंट कीमत पर सामान मिलेगा, यानी कि अब वो पहले की तुलना में कितनी कीमत ज़्यादा देगा, ये इतनी कीमत जो है, ये वाला 3 हिस्से हो जाते हैं, एक पोर्शन तो ये हो जाता है, दूसरा पोर्शन ये हो जाता है, तीसरा पोर्शन ये हो जाता है। ठीक है, इसको T के नाम से जाना, इसको उसने B के नाम से जान दिया और ये पॉइंट A के नाम से। तो ये जो A प्लस B प्लस T एरिया है, ये क्या है, ये आपका कंज्यूमर को लॉस है। क्यों लॉस है कि अब वो इतनी कीमत कंज्यूमर के द्वारा जो पेमेंट दी जा रही है उस वस्तु के लिए, अब वो इतनी कीमत ज़्यादा दी जा रही है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो कीमतें उसके द्वारा कंज्यूमर के द्वारा दी जा रही हैं अब उस वस्तु के लिए, उस कीमतों में से जो इतना हिस्सा है ये B पोर्शन है और इस पोर्शन को हम C पोर्शन बोल देते हैं, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है। अब क्या होगा, जब टैरिफ लगा दिया गया तो हमने शिशु उद्योग का कंसेप्ट पढ़ा था कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो टैरिफ लगाने का उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन किस रूप में मिलती है कि जब आपका विदेशी सामान आ रहा था, विदाउट टैरिफ आ रहा था, तो ये जो Q0 Q3 की सप्लाई थी, टोटल सप्लाई जो गैप था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, विदेशी निर्यातकों के द्वारा किया जा रहा था। अब टैरिफ लगने के बाद क्या हो गया, आपकी घरेलू सप्लाई Q0 से Q3 हो गई, तो ये हिस्सा कहाँ से कट गया, ये आपका विदेशी आयातकों से बढ़ गया। ये पोर्शंस C है, ये D है और ये E बात करें। पहले जब टैरिफ नहीं था तो C प्लस D प्लस E जो हिस्सा था ये सारा का सारा विदेशी निर्यातकों द्वारा, विदेशी निर्यात के द्वारा पूरा किया जा रहा था। जो विदेशी निर्यातक थे, यानी कि भारत के अंदर आयात के द्वारा इस मांग को पूरा किया जा रहा था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप था। अब जैसे ही हमने टैरिफ इम्पोज किया है, ई पोर्शन तो डिमांड घट गई है, ठीक है, तो इससे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेनिफिट हुआ है। माय गॉड, जस्ट अ मिनट, सॉरी, 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी बेटा। ये तो आपका कंज्यूमर को
डिमांड कम होने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी इंपोर्ट की डिमांड कम हो गई है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। जो डिमांड बच गई, CD जो हिस्सा था उसमें से जो C हिस्सा था ये आपका किसके द्वारा किया जाने लगेगा? पहले ये विदेशी निर्यातकों द्वारा किया जाता था, अब ये क्या हो गई? ये आपकी डोमेस्टिक सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई? डोमेस्टिक सप्लाई हो गई। डोमेस्टिक सप्लाई होने से क्या हो गया कि आपका ये पैसा देश के भीतर ही रह गया। आपके जो उत्पादक हैं, घरेलू उत्पादक हैं, वही इस वस्तु, इस आगत का, इस सप्लाई को पूरा कर रही हैं। यानी कि विदेश से जो हमारा C+D+ ही हिस्सा आ रहा था वो अब घटकर कितना रह गया? D हिस्सा रह गया। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट घट गया, तो नेट हमारा इंपोर्ट घटकर कितना रह गया? D रह गया। अब सप्लाई जब ये इतना C हिस्सा और प्लस में ये जो B हिस्सा है, ये टोटल की टोटल पैसा अब किसके पास रहेगा? जो कंज्यूमर के द्वारा बढ़ा हुआ B और ये जो पहले भी दिया जा रहा था ये C हिस्सा अब किसके पास जाएगा? ये घरेलू जो उत्पादक हैं उनके पास बढ़ जाएगा। यानी कि B+C जो हिस्सा है ये किसको बेनिफिट हो गया है? ये डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ने के कारण डोमेस्टिक जो सप्लायर्स हैं उनकी पॉकेट में चला जाएगा। ये इंक्रीज़ हो गया। कंज्यूमर की डिमांड घट गई। कंज्यूमर का ये क्या है? ये लॉस है। डोमेस्टिक सप्लायर का ये क्या है? प्लस का मतलब है गेन हो गया। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या होगा? जब उसने टैक्स लगाया तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये जो हिस्सा है डिमांड और सप्लाई के बीच का जो हिस्सा है ये वाला क्या चला जाएगा? ये T हिस्सा गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में, गवर्नमेंट रेवेन्यू के रूप में बढ़ जाएगा। तो ये वाले हिस्से टैक्स के काम करते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। तो कुल सरकारी आय जो है वो कितनी बढ़ जाएगी? ये इंटू T तो टैक्स लगा दिया और क्वांटिटी कितनी है? इंटू Q2 इंटू Q3। ये जो हिस्सा हो गया ये गवर्नमेंट को क्या, सॉरी, ये और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ये रेक्टेंगल बन गई ना, ये इसका लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। लेंथ Q2 Q3 है और T क्या है? टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये सरकार को मिला हुआ जो है हिस्सा वो दिखाया जा रहा है। तो टैरिफ बैरियर से क्या होता है कि घरेलू कीमतों में प्रशुल्क राशि के बराबर वृद्धि होती है, जिसके कारण घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशी उत्पादकों को, और विदेशी उत्पादकों को तो हानि होती है। इनको लॉस हो गया। जो विदेशी सप्लायर थे उनका C और कंज्यूमर को लॉस हो गया है, इतना उसको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ी। जो आपके फॉरेन सप्लायर्स थे उनका हिस्सा पहले C, D और E था, अब घटकर कितना रह गया? केवल D हिस्सा रह गया। ठीक है। और गेन किस किस को हुआ? डोमेस्टिक सप्लायर को B+C हो गया और गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा? T इंटू Q2 Q3 के बराबर गवर्नमेंट जो सप्लायर हैं उनको ये बेनिफिट होगा। तो अब क्या स्थिति रहेगी? इस प्रकार टैरिफ बैरियर से घरेलू सीमा में प्रशुल्क राशि के बराबर होती है, जिस कारण घरेलू उपभोक्ता और विदेशी निवेश उत्पादकों को तो हानि होती है और घरेलू उत्पादकों को लाभ होता है, और इसी प्रकार से सरकार को कर रेवेन्यू के रूप में लाभ प्राप्त होता है। तो 4 हिस्से हो गए, चारों में से 2 को लॉस होता है और 2 को इसमें गेन होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो बैरियर्स होते हैं जिनसे आयातित वस्तु की कीमतों के ऊपर सीधा टैक्स नहीं लगाया जाता, अर्थात उनकी कीमतों में सीधी वृद्धि नहीं होती। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर से एक तो उसकी क्वांटिटी की जो सप्लाई होती है मार्केट में उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। और इसमें अप्रत्यक्ष व्यापार प्रतिबंध होते हैं जिसमें टैरिफ इंक्लूड नहीं होता। तो कौन कौन से मुख्य तौर पर मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं? एक तो आयातों पर शुल्क, इंपोर्ट पर रोक लगा देना, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट, कि किसी वस्तु का इंपोर्ट ही बंद कर दिया जाता है कि हम इस वस्तु को मंगवाएंगे ही नहीं। ये बिल्कुल सीधा सा तरीका होता है कि ओपनली आप कह देते हैं कि हम इस वस्तु का आयात ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको अपने स्वदेश में विकसित करना चाहते हैं। अब कोविड के दौरान आप जानते ही हैं चाइनीज़ सामान पर बहुत सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और सीधा ओपनली कह दिया था कि हम इसको
मंगवा ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सा असर किस पर जाता है? दो देशों के आपसी संबंधों पर, जो उनके फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, जो सौहार्दपूर्ण जो उनके संबंध होते हैं, उनके ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और कई बार रिटेलिएटरी जो आंसर्स होते हैं, जो प्रतिक्रिया दूसरे देशों के द्वारा दी जाती है, जब किसी कोई देश इस तरह की गतिविधि करता है, तो जो दूसरे देश है, सामने वाले देश, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो कई बार बहुत ख़तरनाक हो जाती है। अरब कंट्रीज़ के साथ इराक और अमेरिका का संबंध है, प्रतिबंध जब वहाँ पर परमाणु हथियारों का प्रयोग की टेस्ट लिया गया, ट्रायल लिया गया, तो अमेरिका ने इस तरह की नीति अपनाई थी और उसकी वजह से इराकियों के अंदर काफ़ी रोष भर गया था और टेररिज्म की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी और नेशंस खुद भी बड़ा रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि हर देश जो है सीधे सीधे संबंध खराब करने से थोड़ा सा डरता है, हिचकता है, क्योंकि उसके रिटेलिएटरी एक्शंस काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। पुलवामा अटैक इंडिया के ऊपर हुआ था, तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इसी तरह की स्थिति कही थी कि हम व्यापारिक संबंध ख़त्म कर रहे हैं, हम ना निर्यात करेंगे और ना आपसे आयात करेंगे। तो इस तरह की बड़ी क्रूशियल सिचुएशंस में डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद है राजकीय व्यापार, स्टेट ट्रेडिंग हो जाती है। स्टेट ट्रेडिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा सीधा अपने हाथ में ले लेती है उस वस्तु का आयात जो है। वो कहती है कि आप व्यक्तिगत तौर पर या निजी व्यक्ति इसका नहीं करेगा, हम देखेंगे कि हमें कितना आयात करना है। सरकार जो है वो सीधा सीधा अपने हाथ में उस वस्तु का आयात ले लेती है और वो न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर आयात करती है। और ये ज़्यादातर कब दिया जाता है, सरकार जिन उद्योगों को संरक्षण देना चाहती है तो उनसे जुड़े हुए सामान का वो आयात स्वयं करना शुरू कर देती है। उसके बाद बाउंटीज़ और सब्सिडीज़, वित्तीय सहायता, जिन उद्योगों को वो सपोर्ट देना चाहती है उनके द्वारा जो सामान उत्पादित किया जाता है, उस सामान उत्पादन की चूँकि लागतें कम ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो विदेशी कंपटीशन का सामना नहीं कर सकते। तो सरकार क्या करती है कि ये जो गैप था ये इतना, वो क्या करती है कि विदेशी निर्यातक इस कीमत पर सामान दे रहे हैं और जो घरेलू उत्पादक हैं उनकी लागत जब वो Q0 करते हैं तब तो वो इस कीमत को मैट कर रहे हैं। लेकिन अगर सप्लाई को अगर Q3 तक बढ़ाना है तो उनको कीमतें जो हैं PD और PW, ये इस गैप के बराबर उनको कीमतें बढ़ी हुई चाहिए। तो सरकार कई बार क्या करती है, ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का गैप है, T जो गैप है टैरिफ के बराबर, वो क्या करती है, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी दे देती है। वो कहती है कि आप अपना उत्पादन Q0 से Q3 तक बढ़ाइए, आपकी जो कीमतों की कमी के कारण जो आपको लॉस होगा वो ये कीमतों की कमी के कारण ये लाइन है, ये जो गैप है, ये इससे लेकर यहाँ तक ये बढ़ा हुआ जो गैप है इस दो लाइनों के बीच का, तो इस हिस्से के बराबर सरकार उनको क्या करती है, खुद से सब्सिडीज़ के रूप में, बाउंटीज़ के रूप में पेमेंट कर देती है, ताकि घरेलू सप्लाई जो है Q0 से बढ़कर Q3 हो जाए। तो ये भी एक तरीका है नॉन टैरिफ बैरियर्स का। उसके बाद कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम में क्या करती है कि सरकार कोटा फिक्स कर देती है कि 100 इकाई ही आएंगी या 15 इकाई ही आएंगी, उस वस्तु की क्वांटिटी लिमिट कर देती है। कीमतें नहीं बढ़ाती है लेकिन उसकी क्वांटिटी लिमिट कर देती है कि आप इतनी ही सामान लाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें जो है दो तरह के कोटा अपना दिए जाते हैं, एक एलोकेट होता है, दूसरा आपका जो कोटा सिस्टम होता है वो कोटा है आपका विश्वव्यापी कोटा। विभाजन कोटा क्या है कि इसमें जब वो कई देशों से सामान आयात कर रहा है, कि जैसे वो चावल जो है पाकिस्तान से भी मंगवा रहा है, बांग्लादेश से भी और श्रीलंका से, तो वो उनका प्रोपोर्शन सेट कर दे, भाई मैं 30% जो है टोटल अपने इंपोर्ट का 30% पाकिस्तान से मंगवाऊंगा, 30% बांग्लादेश से और 40% में जो है श्रीलंका से मंगवाऊंगा। तो एक तो तरीका ये होता है कोटा निर्धारित करने का। दूसरा है विश्वव्यापी कोटा, कि मैं कुल जो सामान है उसके
आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती है कि भाई मेरे यहाँ रिक्वायरमेंट जो है मुझे 40% चाहिए है इंपोर्ट के तौर पर। सिर्फ 40% मैं किसी भी वस्तु का सामान विदेशों से मंगवाऊंगा। टोटल मेरे यहाँ जितनी डिमांड है उसका 40% इंपोर्ट करूँगा, वो किसी भी देश से, चाहे मैं पाकिस्तान से मंगवाऊँ चाहे मैं अमेरिका से मंगवाऊँ। तो टोटल जो मार्केट डिमांड है उसमें से जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का कोटा ही निर्धारित कर देता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा। एक मेथड होता है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट अक्सर कर देती है। भारत में भी 3 बार किया गया है, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। डिवैल्यूएशन में क्या करती है सरकारें, क्या करती हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ये एक्चुअल में फ़िक्स एक्सचेंज रेट में ये मेथड अडॉप्ट किया जाता था। अब तो इसकी खैर जो है रिलेवेंस ही ख़त्म हो गई है, महत्ता ही काफ़ी कम हो गई है। तो जब आपकी फ़िक्स एक्सचेंज रेट स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती थी तो इसको अवमूल्यन विधि को अपनाया जाता था। अवमूल्यन विधि में क्या किया जाता था कि विदेशों जो फॉरेन एक्सचेंज होता था, एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के रूप में जो मूल्य होता था उसको जानबूझकर घटा, मतलब कि अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर घटा दिया जाता था। जैसे $1 20 रुपये के बराबर है तो उसको जानबूझकर 20 रुपये की बजाय 25 रुपये का कर दिया जाए। तो इससे क्या होता था, अवमूल्यन से हमेशा हमारे जो इंपोर्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपने उस वस्तु के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, आपने सीधा सीधा क्या कर दिया, आपने अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा दिया, उससे जो है आपका इंपोर्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। कि पहले जो $1 की वस्तु थी अब भारतीय लोगों के उसके लिए 20 रुपये देने पड़ते थे। अब चूँकि $1 का मूल्य 25 रुपये हो गया तो अब भारतीय लोगों के लिए वो 5 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है। डॉलर में तो उसकी कीमत अभी भी $1 है। ना आपने टैक्स लगाया, आपने सिर्फ अपनी करेंसी का मूल्य गिरा दिया और वो वस्तु जो है अब 25 रुपये की हो गई है। तो अवमूल्यन से हमेशा जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है सस्ते हो जाते हैं। ये अक्सर देशों द्वारा जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के असंतुलन को ठीक करने के लिए और इंपोर्ट्स को घटाने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये नीति अपनाई जाती थी। लेकिन आज के समय में इसकी जो रिलेवेंस है वो काफ़ी कम हो गई है क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया है। उसके बाद है एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल में क्या हो गया कि सरकार तय कर देती है कि वो केवल 100 रुपये को ही डॉलर में बदलेगी या 200 रुपये ही। आपको अगर मान लीजिए आप रुपये को डॉलर में बदलवाने जाते हैं, जो इम्पोर्टर है वो कहता है कि मुझे जो है ना, मैंने 5,000 का सामान मंगवाया है और मैं 5,000 रुपये जो है, मुझे डॉलर के 5,000 का जो सामान मैंने रुपये के रूप में मंगवाया है मुझे उसकी डॉलर में पेमेंट करनी है। तो सरकार कहती है कि भाई हम आपको जो है केवल 3,000 रुपये के ही डॉलर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा के डॉलर नहीं दे सकते। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ $20 ही मिल सकते हैं या $25 ही मिल सकते हैं। ये एक्सचेंज की लिमिट कर देती है कि आप मैक्सिमम इतने रुपए ही डॉलर में बदलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा रुपए आप डॉलर में बदलवा नहीं सकते। तो ये एक्सचेंज कंट्रोल की प्रक्रिया कहलाती है। आगे चैप्टर आएगा तो हम इसको करेंगे। इससे क्या होता है कि वो सामान ही उतने का, भाई वो 3,000 रुपये के ही डॉलर मिल सकते हैं, तो वो क्या करता है कि 5,000 की बजाय सामान ही 3,000 का मंगवाना शुरू कर देगा। तो ये एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं। इसमें दूसरा गवर्नमेंट ये भी कर देती है कि वो वस्तु पूछती है, हाँ भाई आपको किस चीज़ की पेमेंट करनी है जो आपको इतने डॉलर चाहिए होते हैं। सरकार इसका लेखा जोखा रखती है, तो वो आपसे पूछ सकती है कि आपको किस वस्तु की पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर की आवश्यकता है। तो सरकार फिक्स कर दे कि सिर्फ लाइफ स्पोर्टिंग आइटम्स की करनी है, आपने कोई रोल्स रॉयस खरीदी है या आपने इस तरह की कोई वस्तु खरीदी है जो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, तो सरकार उसके लिए डॉलर ही नहीं देगी, तो ऑटोमेटिकली फिर आप उसकी डिमांड ही नहीं करोगे। तो एक तरीका ये होता है। उसके बाद लीगल प्रोहिबिशन लगा देती है आयात निर्यात पर। सीधे सीधे विशेष वस्तुओं को कानून के द्वारा वो आयात और निर्यात बंद कर देती है। जैसे भारत के में बनी हुई मलमल तथा छीट को अंग्रेज स्त्रियाँ अत्यधिक पसंद करती थी। तो ये हैं करीब करीब जब अंग्रेज जो है भारत में आए थे, और ये 1800 ईस्वी के आसपास की बात है।
तो वहाँ के जो फैक्ट्रियाँ थी, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहाँ सबसे पहले कपड़ा बनाने के फैक्ट्रियाँ लगी थी और अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने आए थे। तो जब वो व्यापार करने आए तो वो यहाँ की जब वो छींट लेकर जाते थे वहाँ पर, तो वहाँ की औरतें उस छींट को इतना पसंद करती थी कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने हुए सामान को वो खरीदती ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, कपड़ा बनाने वाले उद्योग थे, तो उनको मांग में कमी का डेफिसिट डिमांड का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकार ने लीगल प्रोहिबिशन लगा दिए कि आप जो है कपड़ों का इंग्लैंड में आयात ही बंद कर दिया गया। छीट के कपड़े जो भारत में बनते थे और जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए जाते थे। उसके बाद भेदमूलक माल भाड़ा दरें, फ्राइट रेट्स होते हैं जब आयात की गई वस्तुओं पर और निर्यात की गई वस्तुओं से जो किराया लिया जाता है, तो आयातित वस्तुएं, स्पेसिफिक वस्तुओं के लिए ज़्यादा किराया, जिनका सरकार नहीं चाहती कि आयात किया जाए, उनके लिए किराया बढ़ा देती है या सभी आयातों के लिए किराया बढ़ा देती है। तो उससे फिर वो उनकी लागतें बढ़ जाती हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष तरीका होता है। उसके बाद लाइसेंस प्रणाली, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस देने लग जाए कि सब व्यक्ति इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, स्पेसिफिक जिसके पास लाइसेंस होगा वही वस्तुओं का आयात कर पाएगा। तो इससे भी अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर एक चेक लग जाता है। उसके बाद द्विपक्षीय समझौते हो जाते हैं। कई बार दो देश आपस में एक दूसरे को इस तरह की सुविधाएं देने लग जाते हैं कि जैसे आप समझ सकते हैं इसको, साफ्टा है, बाफ्टा है, सार्क देश है। तो ये एक एसोसिएशंस बनी हुई हैं, यूरोपियन यूनियन है। तो वो देश क्या करते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे सार्क देशों की बात करें तो इन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी है। उसके बाद एशियन कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया बना रखा है कि आपस में इनमें एक देश से दूसरे देश में सामान जाएगा वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन वही सामान जब वो इंडिया से या फिर अमेरिका से मंगवाएंगे तो उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरह के जो एसोसिएशंस हैं अक्सर बन जाती हैं जिसमें वो एक देश के साथ समझौता कर लेते हैं कि भाई हम आपके सामान पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हाँ दूसरे देश से आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया, ये आपको लगभग 10 तरीके के मेथड हैं जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन पॉलिसी पर आ जाता है। प्रोटेक्शन से, संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संरक्षण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, और समझाइए कि संरक्षण अर्थव्यवस्था, संरक्षण के इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, फ्री ट्रेड और संरक्षण की नीति में से आप किसे बेहतर समझते हैं और क्यों। तो आपको पहले दोनों नीतियां बतानी पड़ेंगी, उनके पक्ष और विपक्ष के तर्क बताने पड़ेंगे। इसमें आपको टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको ब्रीफ में एक लाइन में लिख सकते हैं कि संरक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर्स आप 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है कि आपसे पूछा जाएगी कि दोनों विधियों में से कौन सी विधि फ़ायदेमंद है या कौन सी विधि अच्छी है। बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया अच्छी है, बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि आपकी रेस्ट्रिक्शन की पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों ही प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली ज़्यादा अच्छी है, तो जो हमने तर्क पढ़े उनका फिर हम जो है एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सी भी विधि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सबसे पहले स्वतंत्र व्यापार को लेकर जो तर्क दिए जाते हैं कि सभी देशों को लाभ होता है, वास्तव में देखा जाए तो सभी देशों को लाभ नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो राष्ट्र होते हैं उनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत जो है अभी अल्प विकसित राष्ट्र है और अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। तो वहाँ पर जो ताकत है वो अमेरिका के पक्ष में होती है, भारत के विपक्ष में होती है। तो अक्सर वहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड और जो व्यापार की शर्तें होती हैं वो अमेरिकी राष्ट्र के फेवर में होती हैं, भारत की फेवर में नहीं होती। तो दोनों राष्ट्रों को इसमें समान रूप से लाभ नहीं होता। ठीक है।
उसके बाद है संरक्षण प्रशुल्क या शिशु उद्योगों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव। जो प्रोटेक्शन पॉलिसी की सपोर्ट में कहा गया है कि फ्री ट्रेड के फेवर में अगेंस्ट कहा गया है कि फ्री ट्रेड अगर लागू नहीं किया जाएगा तो फ्री ट्रेड अगर लागू किया जाता है तो जो डोमेस्टिक कंट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, वो कंपटीशन की चपेट में आकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा गया है कि बहुत सारी फर्म वो कभी बड़ी ही नहीं होती। अगर उनको एक बार प्रोटेक्शन दे दी जाए फ्री ट्रेड से तो वो कभी बड़ी होती नहीं है और ना ही उनकी कार्यकुशलता में सुधार आता है। तो इस तरह का तर्क दिया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन के दौरान अपने आप को मजबूत किया और कुछ समय बाद वो बड़े मजबूत उद्योग बनकर उभरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और प्रतियोगिता में दूसरे देशों की फर्मों के साथ मुकाबला किया है। उसके बाद संरक्षणवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनके ऊपर जो भ्रम है वो यह है शोषण पर रोक। जैसे स्वतंत्र व्यापार की नीतियों से यदि एक देश को लाभ होता है तो दूसरे देश को हानि होती है और इसीलिए संरक्षण को सपोर्ट किया जाता है। अन्य शब्दों में स्वतंत्र व्यापार सभी देशों की कभी भी पारस्परिक लाभदायक नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में दुर्लभ राष्ट्रों के लिए यानी कि जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने यहाँ विभिन्न संरक्षणात्मक नीतियों से शुरू अपने आप को प्रोटेक्ट करते। लेकिन तुलनात्मक लागत का सिद्धांत इस बात को यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि दोनों व्यापार करने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता ही होता है क्योंकि उन दोनों देशों के बीच में अवसर लागत अलग अलग होती है। उसके बाद निम्न मजदूरी वाले देशों में विदेशी श्रम से सुरक्षा का भी तर्क दिया जाता है कि प्रोटेक्शन के माध्यम से जो लो वेज वाले देश हैं उन देशों से जो हाई वेज वाली कंट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन तर्क का दूसरा पक्ष कहता है कि दीर्घ काल में धनी राष्ट्र को सस्ती वस्तुओं के आयात करने और निर्यात बिल्कुल नहीं करने से क्षति पहुंचती है, किंतु आयात प्राप्त करने से उस देश की मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और विदेशी विनिमय तभी प्राप्त होगा जब या तो हम खाली आयात पर निर्भर नहीं रह सकते और खाली निर्यात पर निर्भर नहीं रह सकते। आयात हम तभी कर पाएंगे जब हम निर्यात करेंगे, क्योंकि निर्यात के द्वारा हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होती है जो आयात की पेमेंट करने के लिए काम आती है। तो आयात और निर्यात दीर्घ काल में यदि उसके लिए निर्यात करना आवश्यक हो जाता है, अतः व्यापार दो तरफा होता है। आयात उत्सुकता से निर्यात की प्रतीक्षा करता है। तो आयात और निर्यात दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। उसके बाद निर्यातों की प्रचुरता से जीवन की बेहतरी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता है। स्पष्ट रूप से संरक्षणवाद के पक्ष में यह तर्क बहुत युक्ति संबंध है, गलत है। निसंदेह निर्यात घरेलू उत्पादन में मूल्य वृद्धि करते हैं, क्योंकि जब हम वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करते हैं तो उससे एक स्थिति आती है कि देश के अंदर उन वस्तुओं की कमी होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये कहते हैं कि किंतु एक देश में जीवन स्तर उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निर्यातों का महत्व इसलिए है क्योंकि इनसे आयात करना सरल हो जाता है। उसके बाद है रोज़गार का सृजन। जब आयात और निर्यात किया जाता है तो बहुत सारे जिस देश में, जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 2026 तक भारत के अंदर लगभग 68% पॉपुलेशन जो है विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन होगी, ये वर्किंग पॉपुलेशन होगी। दूसरे देशों के अंदर या तो बूढ़े ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक अटर्की राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जो विदेशों के साथ किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं करता, आइसोलेट कंट्री। तो भारत जो है अटर्की की प्रक्रिया को नहीं अपना सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसके जो यूथ है, उसके जो यंग पीपल हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिलते हैं। आयात करते हैं तो उन वस्तुओं का पता लगता है। हमने सैमसंग का आयात किया तो हमें पता लगा कि फ़ोन को बनाया कैसे जाता है। हमने कलर टेलीविज़न का आयात किया
पहले ओनिडा वगैरह, ये क्या कहते हैं, पैनासोनिक वगैरह का, तो हमारे देश के जो घरेलू उत्पादक थे या घरेलू जो एंटरप्रेन्योर थे उनको पता लगा कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके घरेलू जो है कंपनियां जो हैं खड़ी हुई जो टेलीविज़न बनाने लगी। इसी तरीके से फ़ोन भी इसी तरीके से बनाए गए। घरेलू स्ट्रक्चर तभी डेवलप होता है जब विदेशों से आयातित वस्तुओं को स्ट्रक्चर देकर एक एक्सपोजर मिलता है और उस वस्तु का घरेलू वर्जन जो है वो तैयार किया जाता है, टेक्नोलॉजी समझी जाती है। लेकिन हालांकि इससे जो है रोज़गार का निर्माण होता है, लेकिन इससे पूरे विश्व में बेरोज़गारी बढ़ती है और आय घटती है। फलस्वरूप संरक्षणवादी देश की बनी वस्तुओं की मांग घट जाती है और इसका निहितार्थ देश में निर्यात उद्योग में रोज़गार के अवसरों का घटना है। उसके बाद अल्प विकसित देशों के लिए हम प्रोटेक्शन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो अल्प विकसित देशों के लिए औद्योगिक विकास के लिए संरक्षण नीति का सुझाव दिया जाता है कि औद्योगिक विकास के लिए प्रारंभिक विकास की स्तर पर राष्ट्र को जो है संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। इसमें जो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट है, शिशु उद्योग तर्क है, ये बहुत मजबूती से जो है लिया जाता है कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं और जिनके लिए फ़ंड की अवेलेबिलिटी है और जो बिना सपोर्ट के नहीं पढ़ सकते, उनको संरक्षण देने के लिए डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी अल्प विकसित देशों को अपनानी चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसको निर्यात ज़रूर करना चाहिए। अल्प विकसित देशों में लोगों की आय कम होती है, बचत कम होती है और पूंजी कम होने के कारण जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमने पढ़ा है, निर्धनता के दुष्चक्कर से निकालने के लिए अपना देश निवेश करने के स्थान पर शान शौकत और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत, और विदेशी वस्तुओं के उपभोग को अधिक महत्व देने पड़ते हैं। तो इसलिए अल्प विकसित देशों की जनता में आय वृद्धि और उन्हें बचत करने की प्रेरणा देने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में जब इंपोर्ट्स किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अक्सर जो रिच सेक्शन होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो सेक्शन क्या करता है, विदेशों से आयात जो करता है वो कच्चे माल या टेक्नोलॉजी का या आवश्यक वस्तुओं का नहीं करता, बल्कि विलासितापूर्ण वस्तुओं का करता है जिनकी कीमतें बहुत ऊंची होती हैं। रोल्स रॉयस गाड़ी मंगवा ली या इस तरह की दिखावटी वस्तुएं, मशीनों की बजाय दिखावटी वस्तुओं का आयात करते हैं और जिनसे जो है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन बढ़ती है और राष्ट्र की मुद्रा का हनन होता है। संतुलित विकास के लिए भी अल्प विकसित देशों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों के लिए कौन सी नीति ज़्यादा अच्छी है, संरक्षण की नीति या मुक्त व्यापार की। तो तीसरा जो संरक्षण की नीति का सपोर्ट किया जाता है अल्प विकसित देशों के लिए, क्योंकि इनकी स्थिति विकसित राष्ट्रों की तुलना में थोड़ी कमज़ोर होती है, तो इनको अपने औद्योगिक विकास के लिए संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। दूसरा, पूंजी निर्माण के लिए इनको संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। तीसरा, संतुलित विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए जैसा कि हमने संतुलित विकास में पढ़ा हुआ है कि सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास। यदि हम ओपन इकोनॉमी कर लेते हैं, यानी कि विदेशी व्यापार करने लग जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में ड्यूअल इकोनॉमी बन जाती है। जो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में लगे हुए उद्योग हैं वो तो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, और जो दूसरे उद्योग होते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, जिसका डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई संबंध नहीं होता, वो पिछड़े हुए रह जाते हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में डाइकोटमी बन जाती है। तो दो जो है हिस्सों में अर्थव्यवस्था बट जाती है। तो वो कहता है कि संतुलित विकास के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है कि जो अल्प विकसित देश जो हैं, हम जानते हैं कि जो कॉलोनियल इरा रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ है उपनिवेशवाद के बाद, और उपनिवेश का जो जन्म है वो इसी व्यापार के कारण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। कुछ राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों की राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ऐसी स्थिति में संघर्षात्मक राजनीति में आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र ठोस सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाने के लिए बाध्य है कि हम व्यापार ही नहीं करते, आप हमारे देश में आओगे तो हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे। ठीक है।
उसके बाद है नियोजित आर्थिक विकास के लिए भी अल्प विकसित देशों को कुछ समय तक संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके जो साधन होते हैं सीमित होते हैं और सीमित साधनों को एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रयोग करके ही एक स्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कंपटीशन के लिए बेस बनाया जा सकता है। शुरू में ही यदि हम फ्री ट्रेड की स्थिति में हो जाते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनकी वेस्टेज या रॉन्ग डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। उसके बाद पूंजी आयात में वृद्धि, प्रारंभिक अवस्थाओं में आधुनिकीकरण के लिए और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए आयात के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, स्ट्रेट ट्रेडिंग करनी चाहिए और उनको जो है आयात के लिए वस्तुएं निर्धारित करनी चाहिए और उसको कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन को रोकते हुए उसको कैसे करना चाहिए कि मशीनरी है, जो मशीनरी है और कच्चा माल है, इस तरह की वस्तुओं को राष्ट्र के भीतर बुलाया जाए ताकि उनके द्वारा अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा सके। उसके बाद है व्यापार की अक्सर जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में उनकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बार्गेनिंग पावर होती है वो कम होती है। उसको सुधारने के लिए भी इन राष्ट्रों को जो है प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। और लास्ट है भुगतान संतुलन। अक्सर अल्प विकसित देशों के अंदर आयात जो है इनके निर्यातों से ज़्यादा हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनको अपना विकास करने के लिए इनके पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं होता, तो इनको मशीनरी बहुत ज़्यादा मंगवानी पड़ती है। भारत का भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कि भारत के अंदर आयात हमेशा निर्यात से ज़्यादा रहे और आयात ज़्यादा होने का मुख्य कारण क्या है कि भारत के अंदर मशीनरी का निर्माण नहीं होता था और इंडस्ट्रियल बेस आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की और मशीनरी की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी और उस टेक्नोलॉजी का और तेल का आयात करने की वजह से ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट की जो साइज़ है वो एक्सपोर्ट से बढ़ जाता है। तो अल्प विकसित देशों को का अक्सर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो घाटे का चला जाता है। तो इस घाटे के बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, प्रतिकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए भी अल्प विकसित राष्ट्रों को संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। इसमें आपके क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है गर्ल्स, आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से करने हैं और इन क्वेश्चंस को करके आपको मुझे भेजना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का सेकंड जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि इन दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, सुरक्षा क्या है एक या संरक्षण की नीति क्या है, एक अल्प विकसित देश के लिए संरक्षण की नीति के तर्काधिकार की व्याख्या कीजिए, पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए, या इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं। संरक्षण की विधियां यहाँ पर आई हैं, इसी का सेकंड हो जाते हैं ये वाला। एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको कंप्लीट करके 2 दिन के अंदर आपको भेजने हैं। आप इनको लिखें और भेजें। उसके बाद में इन बिटवीन आपको नेक्स्ट टॉपिक टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसका मैं आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगी। तो आप 2 दिन में इसको ख़त्म कर लें। हमारी सेकंड यूनिट टर्म्स ऑफ ट्रेड के बाद एक्सचेंज कंट्रोल, एक ही टॉपिक और रहता है। 2 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगली जो 2 यूनिट हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत ही आसान हैं, तो उसको हम लगभग कोशिश करेंगे कि जून के एंड तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो मे भी हो सकता है जुलाई या अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो, तो तब तक हमारा सिलेबस कवर हो जाए। ओके, थैंक यू।